हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। मैं हूं अंकित भारद्वाज और आज हम बात करेंगे एसी सर्किट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस की। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं पैरेलल एसी सर्किट्स और एसी थ्योरी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस से बने रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रेजोनेंस का मतलब होता है इन स्टेप विद मतलब साथ साथ चलना। और हमारे एसी सर्किट में साथ साथ क्या चल सकते हैं, जैसे एक होता है वोल्टेज एंड करंट। ये दोनों चीज़ें जब इन स्टेप विद साथ साथ चलेंगी तो वो कंडीशन होती है रेजोनेंस। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज और करंट की एक वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ, साइनोसॉइडल। उससे आपको बताने की कोशिश करूँगा कि रेजोनेंस होता क्या है। ये मैंने वोल्टेज वेव ड्रॉ कर दी और ये हो गई करंट जो डॉटेड में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये है V, ये है I। ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। बट जब हमारे सर्किट में रेजिस्टर के साथ साथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस भी इन्वॉल्व होते हैं तो वोल्टेज एंड करंट का फेज रिलेशन इस तरह से नहीं होता। वोल्टेज एंड फेज में एक वोल्टेज एंड करंट में एक फेज डिफरेंस आ जाता है। अब दोस्तों, फिर ये ऐसे साथ साथ कैसे चलेंगे, इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये कंडीशन क्या कौन सी होती है। अगर आपने मेरी पावर फैक्टर की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, जहाँ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है वहाँ वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। यहाँ भी सेम फेज में है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस उसमें है ही नहीं, ऐसा ये बिहेव कर रहा है। हम इस सर्किट में भी इस सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए देखिए आपने इम्पीडेंस का फॉर्मूला देखा होगा, जेड इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर ये टर्म जीरो हो जाए किसी तरह तो Z इक्वल टू R हो जाएगा, मतलब वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। फिर अब ये वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है। जीरो तब हो सकती है जब XL और XC इक्वल होंगे। अब देखिए, XL का क्या फॉर्मूला होता है, 2πfL। और XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πfC। ठीक है, इतना आपको पता होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्हें बोलते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो XL है ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और XC है ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ये जो L और C की वैल्यू है ये तो हेनरी और फेराड में यहाँ पे कुछ ना कुछ दी ही होगी। ठीक है, अब मान लीजिए हम इस फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तो XL की वैल्यू में चेंज आएगा। अगर इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो XL भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ भी अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ क्या होगा, XC डिक्रीज़ होगा। तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पे XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। ठीक है, हर पर्टिकुलर, मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 हेनरी दिया था, यहाँ पे 10 फेराड दिया था, उनके लिए मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ये 10 हेनरी कर देता हूँ, ये 20 फेराड कर देता हूँ, फिर से फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूँ, तब भी कोई ना कोई ऐसी एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जहाँ पे XL इज इक्वल टू XC आ जाएगा। किसी भी पार्टिकुलर पेयर के लिए एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिस पे दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिस पे XL इज इक्वल टू XC हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। XL क्या होता है, 2πfL।
इज इक्वल टू एक्स सी के इक्वल रख दिए 1/2 पाई एफ सी। अब ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इसे सब्सक्रिप्ट में आर लगा देता हूँ। यहाँ से इस एफ को इधर ले जाएंगे, बाकी सारे टर्म्स को इधर ले आएंगे। एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर, यहाँ पे सी था, एल एंड सी। ठीक है, तो एफ आर की क्या वैल्यू आएगी? 1/2 पाई √LC। ये हो गई हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दोस्तों अगर मैं इसे आपको एक फेजर डायग्राम बना के समझाना चाहूँ तो वो हम कैसे सिखाएंगे? देखो, ये जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में सीरीज RLC सर्किट के केस में ड्रॉ किया था, हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। करंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक करंट जाएगा I, वो हमने I को रेफरेंस ले लिया। अब यहाँ पे जो इसके सेम फेज में वोल्टेज ड्रॉप होगी ये होगी VR। 90 डिग्री लीड करती हुई वोल्टेज होगी VL, और इधर की साइड में होगी VC 90 डिग्री लैगिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में जब VL और VC इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो रिजल्टेंट वोल्टेज, मान लीजिए अगर VL ज़्यादा है तो इधर कहीं आएगा, इस केस में करंट लैग करेगा। बट अगर ये दोनों जीरो हो जाए, मतलब XL और XC इक्वल हो जाए, तो वोल्टेज ड्रॉप दोनों के अक्रॉस बराबर होगी। अब बराबर होगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो जीरो हो जाएगी, रिजल्टेंट वोल्टेज यहीं पे आ जाएगी, तो ये वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाएंगे। अब समझ आया कि XL इज इक्वल टू XC होने से सेम फेज में कैसे आ जाते हैं? यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो सेम होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उनका इफेक्ट वहाँ पे हट जाएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट रह जाएगा, और वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं। इसके वही दो इफेक्ट हैं। एक तो करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है रेजोनेंस पे। दूसरा Z इज इक्वल टू R होता है, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, क्योंकि XL इज इक्वल टू XC हो जाता है, और Z जो निकालते हैं हम √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वाली टर्म हो जाती है 0। ठीक है, अब निकालते हैं हम Q फैक्टर। Q फैक्टर क्या होता है? ये बताता है कि हमारी कॉइल की डिज़ाइन जो है वो कितनी इफेक्टिव है। ये हम कैसे पता करते हैं? Q फैक्टर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल अक्रॉस L अपॉन सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L क्या होता है? IXL, और यहाँ पे होता है सप्लाई वोल्टेज कितना होता है? IR। रेजोनेंस के केस में I से I कट जाएगा, ये होता है XL अपॉन R। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं हम फिर से। Q फैक्टर इज इक्वल टू XL क्या होता है? ओमेगा RL। ये रेजोनेंस के केस में लगा रहा हूँ मैंने, इसीलिए यहाँ पे IR लगा दिया है, ओमेगा RL अपॉन R। अब ओमेगा R क्या होता है? 2πfR, यहाँ पे लिख देते हैं हम। ओमेगा R होता है 2πfR। FR हमें पहले से ही पता है, 1/2π√LC होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। Q फैक्टर इज इक्वल टू 2πL, और FR की वैल्यू क्या होगी? 2π√LC।
2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और ये एक अंडर रूट एल है तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट एल, ठीक है। क्यू फैक्टर हो जाएगा 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। अगर हमारी कॉइल की डिज़ाइन अच्छी है तो ये मोर देन 200 भी हो सकता है, कभी कभी अबव 200 इसकी वैल्यू। वोल्टेज इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज से भी ज़्यादा ड्रॉप हो सकती है रेजोनेंस के केस में, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनका इफेक्ट हो जाता है 0। अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ क्या होती है दोस्तों? बैंडविड्थ वो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है जिस रेंज में करंट जो होता है वो मैक्सिमम करंट का 70% या उससे अबव फ्लो करता है। ये आपको समझाने के लिए मैं एक ग्राफ बना देता हूँ जल्दी से। ये हो गया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये हो गया करंट। ग्राफ कुछ हम ऐसा बनाते हैं, मान लीजिए ये है करंट की मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे कहीं इसकी 70% वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी इसे मान लेते हैं हम F1, इसे मान लेते हैं F2 और मैक्सिमम करंट वाली को मान लेते हैं FR। क्यों माना FR? क्योंकि रेजोनेंस के केस में ही तो करंट मैक्सिमम होता है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई जहाँ पे करंट मैक्सिमम है, उसके इधर F1 हो गया क्योंकि इसके नीचे 70% नहीं रहेगा करंट, उससे कम हो जाएगा। इधर इसके नीचे 70% नहीं रहेगा। तो ये जो दो फ्रीक्वेंसी हैं, एक F1 F2, इस रेंज में करंट की वैल्यू 70% या उससे अबव ही है। तो बैंडविड्थ क्या होती है? F2 माइनस F1 से हम उसे डिनोट कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है जिसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट के 70% या उससे अबव होती है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।